तो आप सभी का स्वागत है क्लास 12th में। अभी 11th पास करके आप 12th में आ चुके हैं और 12th में आप सभी की एक इच्छा होगी कि हम बहुत अच्छी रणनीति बनाएं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। क्लास 12th में जो मार्क्स होते हैं वो जीवन भर काम आते हैं और एक अच्छी प्लानिंग अगर आप बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स जरूर गेन करेंगे। जैसा कि सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर प्राप्त करते हैं, आप देखते होंगे 99%, 98%, तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वो स्कोर करते हैं। उसके पीछे एक प्लानिंग होती है, एक साधना होती है और एक डेडिकेशन होता है। ऐसे ही आपको सफलता नहीं मिलती है। जो भी संसार में आप अच्छा अच्छा देखते हैं उसके पीछे हार्ड वर्क होता है और उस हार्ड वर्क के पीछे एक प्लान होता है जिसके आधार पर हार्ड वर्क होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम क्लास 12th की रणनीति बनाएं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। साथ साथ हम मेन जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस किस आधार पर किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और एक प्लान बनाएंगे और अंत में हम बात करेंगे कि हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके सूत्र क्या क्या है। तो उसके 11 सूत्र हम 11 फॉर्मूला हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में 18 एमसीक्यू होंगे और 2 असर्जन रीजन क्वेश्चन, कथन और कारण वाले। आपको पता है ना असर्जन रीजन क्या होता है, 11th में आपने काफी प्रैक्टिस की है, नहीं तो आप बुक में देख सकते हैं। और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो टोटल कितने मार्क हो गए? 18 + 2 20 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन पेपर का पार्ट होगा बी, जिसमें 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न 5, और 2 नंबर का 1 होगा, तो 10 मार्क्स का ये हो गया। साथ में 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 18 मार्क्स ये हो गया, और 4 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स ईच, और ये 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद 3 केस बेस्ड स्टडी होंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। 4 नंबर का 1 होगा, तो 12 मार्क्स टोटल। तो ये है ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का डिवीजन मैथमेटिक्स का, ठीक है। और यहां पर टोटल मार्क्स होंगे 80 और 20 नंबर का क्या होगा? इंटरनल या प्रैक्टिकल, जो भी कहें आप, इंटरनल असेसमेंट। तो आपने मेहनत करनी है यहां पे बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस पे। हालांकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे बहुत सारे, और उससे पहले अपने टीचर से पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, अच्छी कोई बुक में इन्वेस्ट करेंगे जो आपको बहुत मदद करे, एनसीईआरटी तो है ही। तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपने ये क्वेश्चन पेपर्स हल करने हैं। और इसमें जो यूनिट्स हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट है जिसमें संबंध और कार्य 8 मार्क्स इसमें है। फिर दूसरा है बीजगणित 10 नंबर का। फिर कैलकुलस 35 मार्क्स। वेक्टर और त्रिआयामी 3D ज्यामिति जो है 14 नंबर का। फिर रैखिक प्रोग्रामिंग 5 नंबर और संभाव्यता 8 नंबर। तो ये डिवीजन किया गया है टोटल 80 मार्क्स का, ठीक है। तो हर चैप्टर से या हर यूनिट से कितने मार्क्स आने वाले हैं ये भी आपको पता होने चाहिए पहले से, समझ रहे? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और पेपर में भी जो क्वेश्चन आएंगे, जो जितने मार्क्स का होगा उसमें उतना ही लिखना होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट और बेस्ट आंसर आप देंगे तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 33-35 क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे? और
थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, कभी कभी सर्कुलर आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कभी कभी वेराई करते हैं। इस साल अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन ये अभी तक का है सिस्टम जो बना हुआ है मैथमेटिक्स का। अगर हम फिजिक्स की बात करें, इसके बाद मैथमेटिक्स के बाद किसकी बात कर रहे हैं? फिजिक्स की। फिजिक्स में 16 एमसीक्यू होंगे, 1 मार्क्स ईच, तो ये 16 मार्क्स भौतिक विज्ञान में। दूसरा 5 क्वेश्चंस होंगे बी पार्ट में। ये तो ए पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, ये बी पार्ट है। इसमें असर्जन रीजन नहीं भी हो सकते, दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का जो सिस्टम है वो अलग है, लेकिन मेनली असर्जन रीजन ही होनी चाहिए, जैसा कि दूसरे पेपर्स में होता है, ठीक है। और ये 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, तो 10 मार्क्स का ये भी होगा बी पार्ट क्वेश्चन पेपर का। सी पार्ट जो होगा इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है, तो 21 मार्क्स का ये हो गया। इसके बाद डी पार्ट में 2 केस बेस्ड होंगे, चार नंबर का एक होगा, टोटल 8 नंबर। फिर ई पार्ट में 3 लॉन्ग आंसर, जो 5 नंबर का एक होगा और 15 मार्क्स ही होगा। तो टोटल कितना हो गया ये? 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। बाकी एक बार फिजिक्स टीचर से भी आप कंसर्न कर लेंगे कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, ठीक है। हालांकि 2024 का है ये लेटेस्ट, तब भी आप संपर्क कर लेंगे। तो ये है फिजिक्स का। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से 16 नंबर, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों आ रहे हैं। वर्तमान जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट 1 और यूनिट 2, इससे 16 मार्क्स का आ रहा है। तीसरी और चौथी यूनिट धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, और चौथी यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, ये 17 नंबर का, 17 नंबर। यूनिट 5 और 6 विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रकाशिकी, 18 नंबर का। और यूनिट 7 और 8 विकिरण और पदार्थ की दोहरी प्रकृति और परमाणु और नाभिक, 12 नंबर। और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूनिट 9, 7 नंबर। तो अलग अलग इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं कन्वर्ट करके, और जो ऑफिशियल सीबीएसई की साइट है उसमें भी ये दिया हुआ है कि कितने यूनिट से कितने मार्क्स का नंबर आने वाला है, क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पार्ट होगा पेपर का ए, उसमें 16 एमसीक्यू आएंगे और हर एक नंबर का होगा, और 16 नंबर का टोटल हो गया, ठीक है। बी पार्ट में क्वेश्चन पेपर के 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और 2 नंबर का एक होगा, तो 10 मार्क्स हो गए। देन सी पार्ट क्वेश्चन पेपर का, जिसमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे क्वेश्चंस, जो 3 नंबर का एक होंगे, और 21 टोटल हो गए। डी पार्ट में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे, दो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, जिसमें 4 नंबर का एक होगा, तो ये 8 मार्क्स का। और लास्ट ई पार्ट जो क्वेश्चन पेपर का होगा, 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें 5 हर एक होगा, और 15 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और तो टोटल हो गया यहाँ पर 70 मार्क्स का। तो ये केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर होगा एक पेपर का, ठीक है, जिसमें यूनिट सेकंड जो है समाधान, उसमें 7 नंबर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर, रासायनिक गतिकी 7 नंबर, और डी और एफ ब्लॉक तत्व 7 नंबर, समन्वय यौगिक 7 नंबर, हेलो एल्केन्स हेरोइरिन्स 6 नंबर, अल्कोहल फिनॉल ईथर 6 नंबर, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर, एमीन्स 6 नंबर, बायो मॉलिक्यूल्स 7 नंबर। तो टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। तो लगभग हर एक चैप्टर में से लगभग समान क्वेश्चन और समान जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर डिवाइड किए गए, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की।
तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहला पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का उसमें 16 मार्क्स के एमसीक्यू, 1 नंबर का हर एक होगा, 16 नंबर हो गए। फिर 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, प्रत्येक 2 नंबर का और 10 नंबर का ये भी। फिर सी में 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक, 21 टोटल, 2 केस बेस्ड स्टडी, 4 मार्क का एक, 8, और ये सेम ही रहेगा। तो जैसा केमिस्ट्री का है वैसा ही स्ट्रक्चर बायोलॉजी का भी है, समझ रहे हैं। और इसमें फर्स्ट यूनिट यानी जो रिप्रोडक्शन है उसमें 16 नंबर का, दूसरी आनुवंशिक और विकास 20 नंबर का, फिर जीव विज्ञान और मानव कल्याण 12 नंबर का यूनिट नेक्स्ट जो है। उसके बाद अगली यूनिट जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है उसमें 2 चैप्टर्स है तो 12 नंबर का, और लास्ट में पारिस्थितिकी और पर्यावरण उसमें 10 नंबर का। तो टोटल 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ये तो था अलग अलग सब्जेक्ट का अंक विभाजन सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम इनकी प्लानिंग कैसे करेंगे और स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। तो ये सफलता के कुछ सूत्र हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमने सबसे पहली बात तो देखनी पड़ेगी कि हम एक साल का पूरा प्लान कैसे बना रहे हैं। हालांकि आपके टीचर्स के पास भी एक प्लान होगा जो डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया होगा या सीबीएसई द्वारा दिया गया होगा, एनुअल प्लान जो होता है कि इस महीने में ये वाला चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए और ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होना चाहिए, इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, इतने समय बाद SA1 SA2 लिए जाएंगे, है ना, या PT1 PT2 लिए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो पूरा करिकुलम है आपका साल का वो तो डिवाइड है ही है, उसके अनुसार आप चलेंगे। लेकिन आपका एक अपना पर्सनल करिकुलम भी बनना चाहिए कि हमने कब तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, हमने बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, और अपनी व्यक्तिगत स्तर पर कौन सा अलग से बुक लेनी है या पढ़नी है, या किसी के नोट्स लेने हैं या पढ़ने हैं, या कोई वीडियोस की सीरीज हमने लेनी है या देखनी है, समझ रहे। और हमारे नोट्स किस आधार पर बन रहे हैं। हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए फिक्स बराबर, जो आपको ज्यादा टफ लगता है उसको ज्यादा टाइम दो, उसमें सलाह लेने में मत हिचकिचाइए, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने एल्डर से हर चीज में सलाह लीजिए, पूछ लीजिए बेझिझक। जो खाने और पूछने में शर्म करता है वो पीछे रह जाता है। तो टाइम में खाना खा लो और उसे पचाने के लिए फिर एक्सरसाइज वगैरह और अपने मन को शांत करने के लिए प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं आप। एक प्रॉपर दिनचर्या बनाइए फिक्स कि हमने हेल्थ को भी टाइम देना है, अपने मानसिक संतुलन यानी मनोरंजन को भी समय रख देना है। योगा प्राणायाम से हमने इंटरनल अपना जो मानसिक बल है उसे भी बढ़ाना है, शारीरिक बल के साथ स्वस्थ भी रहना है, रोगाणुओं से दूर, रोग से दूर, और साथ साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना। जो डिफरेंट एक्टिविटीज में हम करते रहते हैं, कहीं शादी हुई तो वहां एक बार जाके चल रहा है तो आप 3 दिन क्यों जा रहे हैं, वो टाइम काटना पड़ेगा आपने वहां से अगर आगे बढ़ना है। तो समय जिसको देंगे वही आपको आगे बढ़ाएगा, या उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे ज्यादा, समझ रहे। तो टाइम बहुत ही कीमती है, टाइम बिल्कुल किसी को मत दें, वो अपने लिए रखें। थोड़ा मतलबी भी बनना पड़ेगा आपने, ठीक है। 2-4 साल अपने लिए दे दो, अपना लाइफ अच्छी बना लो, उसके बाद तो समाज के लिए, परिवार के लिए और अन्य स्थानों के लिए आप देते रहेंगे, ठीक ही है। वो तो समय फिर जिंदगी भर आपका वही है। इसके साथ साथ कुछ बच्चे रात को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं 10 बजे बाद, है ना, उनका रूटीन रहता है कि रात को पढ़ लेंगे, हम दिन भर मस्ती कर, उससे हमारी साइकिल गड़बड़ा जाती है। हमें आराम भी प्रॉपर मात्रा में चाहिए। हमें हमारी बॉडी को एक रिलैक्स टाइम भी देना पड़ेगा फिक्स। 6-7 घंटे की नींद तो जरूरी ही है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नींद जितनी ज्यादा होगी, आराम जितना ज्यादा होगा, उतना फिर याद भी होगा जो पढ़ा है आपने। ऐसा नहीं कि भाई 8 बजे तक सोते रहो, छुट्टी के दिन 9 बजे तक, है ना, आज तो आराम करना है, पूरे हफ्ते का आराम एक ही दिन में करूंगा, तो ये भी नहीं। बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बैलेंस लाइफ है, जीवन है, संतुलन ही जीवन है, असंतुलन ही मृत्यु, आयुर्वेद में कहा गया है, आयुर्वेद, समझ रहे हैं। तो असंतुलित जीवन शैली को नहीं अपनाना है,
संयमित और संतुलित जीवन। अपना टाइम टेबल बनाइए, उससे थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएशन हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन फिक्स वो रूटीन में रखिए। खेलने को भी टाइम दीजिए, लेकिन हर सब्जेक्ट को फिक्स टाइम देना है तो देना है, समझ रहे। एक दिन नहीं दे पाए कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर वही रूटीन फॉलो कीजिए। बीच बीच में गैप आते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन फिर से रिपीट कीजिए, रीस्टार्ट। 12th फेल मूवी अगर आपने देखी हो, बेस्ट मूवीज में से इस साल की एक है वो 12th फेल। एक आईपीएस के जीवन को उसमें रखा गया है, थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में रखा गया, लेकिन जो उसका थीम है वो ये है कि रीस्टार्ट, समझ रहे। रीस्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। हार रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। फेलियर हो गया कोई बात नहीं, दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए। तो हार नहीं माननी और रिस्टार्ट करते रहना। कभी कभी मूड ऑफ हो जाएगा, कभी कभी एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी, कभी कभी कोई क्वेश्चन इतना फंसाएगा कि सिर दर्द हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तब। तो रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट। मदद लीजिए लोगों की, इंटरनेट की मदद लीजिए, जो भी चीज आपको सफल कर सकती है उन सब का यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी जो एकाग्रता है ना, उसे, जो कंसंट्रेशन पावर है ना, उसे कम मत होने दीजिए। कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता नियमित दिनचर्या से आती है, फिक्स। जैसे आप माना एक हफ्ते के लिए घूमने चले गए, ये जनवरी की छुट्टियां पड़ी और आपका परिवार कहीं घूमने जा रहा था और आप भी चले गए पूरे हफ्ते 7 दिन, तो कंसंट्रेशन लेवल जो तुम्हारा गेन हुआ था दिसंबर तक वो खत्म हो जाएगा। 7-8 दिन अगर आप एक स्थान से गायब हो गए, समझ रहे। तो लंबे समय तक अपने रूटीन से अगर जो हट जाता है तो उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए उस रूटीन को फॉलो कीजिए जब तक पेपर नहीं होते। पेपर के बाद आप जहां जाइए कोई बात नहीं, लेकिन जब तक पेपर है वो साधना निरंतर बनी रहनी चाहिए। और कंसंट्रेशन पावर बैठ के, पढ़ के, लंबे समय तक पढ़ के गेन होती है। शुरू शुरू में आपको 2 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटा बैठिए, फिर आधे घंटे का 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा बैठिए। तो ऐसे ऐसे साइकिल चलानी पड़ती है। फर्स्ट आधे 1 घंटा तो समझ में नहीं आता, फर्स्ट आधे घंटा तो वही दिमाग में चलता रहता, दिन भर क्या हुआ, अब क्या करूंगा, ये करूंगा, मतलब वो एकाग्रता आती ही नहीं है। जब आप आधे 1 घंटा बैठ जाते हैं और फिर गैप करके थोड़ा सा फिर रिस्टार्ट करते हैं, तो एकाग्रता का लेवल कुछ और ही होता है, फिर पढ़ने में आनंद आने लग जाता है। फिर तीसरे घंटे में जब बैठते हैं तो लेवल कुछ और ही हो जाता है। जैसे आप बढ़ते रहेंगे, 6-7वें घंटे में अगर पहुंचेंगे तो आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको, मतलब इतने कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है कि वो पेपर का पेज जो है, जैसे एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो पेज नंबर भी याद आने लग जाता है, वो पेज सामने दिखने लग जाता है कि वहां ये लिखा था, ये लिखा था, ये डायग्राम था, वो डायग्राम पूरा दिखता है सामने, अगर कंसंट्रेशन लेवल उस स्तर तक पहुंचता है बच्चे का। उसके लिए चाहिए साधना, निरंतर अभ्यास और टाइम को बढ़ाना, बैठने की प्रैक्टिस। बैठना मतलब पढ़ाई में बैठना, समझ रहे। अगला, पॉजिटिव थिंकिंग, कि हम कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को आने मत दो। नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत पीछे ले जा सकते हैं, नेगेटिव दोस्त आपको बहुत पीछे ले जा सकते हैं। अपना एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि हेल्दी और पॉजिटिव। ऐसे लोगों को जोड़ो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके आसपास रहो। जो आपको पीछे धकेलते हैं, आपको गलत कामों के लिए उकसाते हैं, आपका रास्ता को तोड़ते हैं, आपको भटकाते हैं, कहते हैं कि भाई चलो आज मस्ती करते हैं, आज ये करते हैं, आज ये करते हैं, मतलब आपको भटका रहे हैं, तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा, समझ रहे। और तपस्या एकांत में ही होती है। कई लोग ग्रुप स्टडी करते हैं और खूब डांस मस्ती करते रहते हैं, कई पढ़ते भी हैं, ग्रुप स्टडी में एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि जब हम एमएससी में थे तो हर दिन हम 3-4 दोस्त थे, तो हम लोग क्या करते थे, हर दिन एक एक टॉपिक हर एक तैयार करके आता था, क्योंकि हम आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि हमने बीएससी के बाद बीएड कर लिया था। और बीएड जब किया तो हमें लेसन प्लान बनाना आ गया था कि हर टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए प्लानिंग, कि फर्स्ट में हम क्वेश्चन क्या करेंगे, फिर बीच में टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, कौन सा डायग्राम बीच में ऐड करेंगे जो समझाना है, या कोई टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका यूज करेंगे जिससे कि बात ज्यादा समझ में आए। तो एक टॉपिक को कैसे तैयार किया जाता है और बच्चे के दिमाग में कैसे उसे रखा जाता है, वो चीज हमने सीख ली थी सभी ने, चारों ने। तो हम 3-4 दोस्त रोज एक एक टॉपिक तैयार करके आते थे
एक सामने जाके वो पढ़ाता था, जो खाली कॉलेज में हमें खाली क्लास मिल जाती थी वहां चले जाते थे। एक बार एक टीचर भी आए, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? उन्होंने कहा सर पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हो? सर एक दूसरे को। बड़े आए पढ़ाने वाले यहाँ। तो हमने डांट भी खाई एक बार, लेकिन फिर कहीं और चले गए, दूसरी क्लास वहां पढ़ाने लग गए। समझ रहे हो? फिर बाद में क्या हुआ, हम एक दोस्त के घर में जिसने किराए का कमरा लिया था वहां शुरू कर दिया हमने कुछ दिन। तो ये क्या हुआ, हर दिन हमारे 4-4, 3-3 टॉपिक्स क्लियर होते रहते थे एमएससी के। समझ रहे हो? तो ये चीजें भी हो सकती हैं अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में ऊपर पहुंच चुके तब। लेकिन अभी आप 12th में हैं और अपने आप को जो है पेरेंटल केयर में आपने अभी तक आपने रखा है, माता पिता के और टीचर्स के जो है डांट फटकार और नियम से, जो कि बहुत जरूरी है, जो दवाई है आपके लाइफ के लिए। तो आप ऐसे दोस्त और ऐसे सर्कल में रहें जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता हो और आगे बढ़ाता हो। ठीक है? इसके साथ साथ संघर्षशील आपने बनना पड़ेगा, है ना? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें, एक तो रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस सेट्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। रिवीजन से, जैसे क्लास में पढ़ाया आपको, कुछ टॉपिक नया समझ में आया, घर जाके आप रिवाइज करेंगे तो कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि वहां आप अपने तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमने तो अपने तरीके से आपको पढ़ा दिया है ना, हमें लगा कि ये लेवल सही है तो अपने लेवल से हम आपको पढ़ाते रहे और आपको समझ में आया, आपने बोला हाँ समझ में आ गया। लेकिन जब घर जाएंगे और आप उसको समझेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे या उससे अपने मन से नोट्स बनाएंगे। नोट्स मीन्स जो आपको समझ में आ चुका है वो लिखना, उस तरीके से लिखना जिस तरीके से आपको समझ में आया है। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ रहे हैं और उतार देने सीधा, समझ रहे? तो नोट्स बनाइए ऐसे कि वो आपको समझ में आ चुके हैं, और एग्जाम में अगर आप पढ़ें उस नोट को तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए, एक एक चीज बारीकी आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हजारों तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उन हजारों तरीके के आंसर्स आपको आ सके अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए तो। समझ रहे? तो इस तरीके से आपने नोट्स बनाने होंगे और साथ साथ उसे रिवाइज भी करना होगा, लर्न भी करनी होगी। कई चीजें रटनी भी पड़ती हैं, कई चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है? रटना इज नॉट लाइक दैट कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उस तरीके का रटना नहीं। कई बार वो नाम आपने याद करने पड़ते हैं, समझ रहे हो? एंडोमेट्रियम क्या है, कोलोस्ट्रम क्या है, डायनसेफलन क्या है, समझ रहे हो? हेस्पेरिडियम क्या है, मतलब ये वर्ड्स समझने पड़ेंगे आपको। जब बार बार आप उसे रिवाइज करेंगे, समझेंगे, तो वो फिर अंतर मन में बैठ जाते हैं, याद हो जाता, परमानेंटली याद हो जाता। ठीक है? और दूसरा, प्रैक्टिस सेट्स या सैंपल पेपर्स जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है, एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो आपको क्लियर हो जाता है। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, एक अच्छी कंपनी की अच्छी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक अगर आप लेंगे, या टीचर जो आपको सलाह देते हैं अपने सब्जेक्ट में, उससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जब क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए, टॉपिक्स क्लियर हो गए, तो पेपर में नंबर लाने से कौन रोक सकता है? एक ही चीज रोक सकती है, आपको लिखना नहीं आता, आपको अपनी नॉलेज को कॉपी में उतारना नहीं आता, बस यही रोक सकता है। इसके लिए आपने नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वही सैंपल पेपर्स बार बार करने हैं। और उन सैंपल पेपर्स की खास बात यह है कि उनके आंसर पहले दिए रहते हैं, तो आंसर दिए रहते हैं तो वो क्वेश्चन फिर तैयार होते रहते हैं। समझे आप? चाहे एमसीक्यू हो, चाहे ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, या असर्जन रीजन, ये सब प्रैक्टिस से ही हो सकते हैं। ठीक है? और अपने ज्ञान को दूसरे को दीजिए। जैसे आपने जो पढ़ा है उसकी डिस्कशन कीजिए, अपने फ्रेंड से कीजिए, जिसको नहीं आता, जो एब्सेंट था उसको जबरदस्ती पढ़ाइए, उसको समझाइए, या जो एब्सेंट है उसने कहना चाहिए अपने फ्रेंड से कि यार ये वाला टॉपिक एक बार समझा दे। तो इससे क्या होगा, जब आप दूसरे को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं ना तो पूरे बारीकी से पढ़ते हैं, ताकि मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, सामने वाला मुझसे कुछ भी पूछ सकता है भाई इस टॉपिक से, है ना? तो क्यों ना आप ऐसा करें
कि आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं उसके साथ संडे को बैठ के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर ले, जो कठिन है, जो हार्ड है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में आप एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ रहे हैं? इससे नॉलेज भी शेयर होती है। तो एक प्रॉपर प्लान से, अपने जो टीचर्स की सलाह से, रिवीजन से, सैंपल क्वेश्चन पेपर से और नियमित दिनचर्या टाइम टेबल से और दृढ़ निश्चय से, सबसे बड़ी बात है दृढ़ निश्चय कि आपने करना है, ठाननी है, बीच में फिर लूज नहीं होना है, समझ रहे हो? फिर बीच में आपने जो लक्ष्य बना दिया है उस पर फिर फोकस रहो, हमने करना है तो करना है, इस साल हमने यही करना है, बस हो गया। तो बीच में फिर बाधाएं आएंगी, कई बार मस्ती का टाइम आएगा, कई बार ऑप्शन मिलेगा कि यार इसी बार जा सकते हैं हम कर्नाटका, सब जा रहे कर्नाटक, यार इस बार नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा, चलो चलते हैं। या आज बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपना प्रदर्शन दिखा दूं, तो 2-3 दिन का वो हो जाता है। स्पोर्ट्स में दुनिया भर का खेलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फिर आपने लक्ष्य बनाया है कि मैं 90+ लाऊं और आप जो है कबड्डी में, खो खो में और 100 मीटर में भी, 200 मीटर में भी और वहां हर खेल महाकुंभ में भी, सब जगह आप दिख रहे हैं फील्डों में, तो इसका मतलब आपने जो लक्ष्य बनाया वो पूरा नहीं होगा। फोकस रहिए, दृढ़ निश्चय रखिए कि मैंने एक ही लक्ष्य निर्धारित किया और वही करना है। सब जगह फिर आप मुंह मारेंगे, सब जगह आप कोशिश करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। एनर्जी सब जगह देंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एनर्जी को एक चीज पे फोकस कीजिए कि मैंने 90+ लाने हैं, बस हो गया। और लाए जा सकते हैं। विद्या मंदिर की लड़की देखिए यहीं पर है ना, कितने % मार्क्स लाई वो? 93 या 7? 93% मार्क्स लाई। यहाँ काकड़ की एक लड़की है 12th में, कितने लाई वो? 94 या 93 पॉइंट समथिंग लाई वो, जी जैसी काकड़ की बच्ची 10th की लाई है ना, अखबार में भी आया था। जितनी भी आई, नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है भाई, इस क्षेत्र से 90+ बच्चे ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप भी ला सकते हैं, आप ही के भाई बहन तो हैं वो, आप ही के अड़ोसी पड़ोसी हैं, सुविधाएं आप ही की जैसी हैं सभी की, क्वेश्चंस यही हैं, दिमाग यही है, टाइम 24 घंटे का ही है, हाथ पैर उनके भी उतने ही हैं। तो इसलिए दृढ़ निश्चय, लगन और कठिन परिश्रम से आप लोग सफलता जरूर अर्जित कर सकते हैं और करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और टीचर्स के रूप में हमारी कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो वी आर ऑलवेज विथ यू, एज अ पेरेंट, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ हेल्पर, वी आर ऑलवेज विथ यू। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इस साल हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। भारत माता की। ठीक।